नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो है हमारा द डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के बारे में है। डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसकी डिमांड काफ़ी लंबे समय से थी, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, हमारी निजता के अधिकार के संरक्षण के लिए है। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि इस नए कानून के द्वारा, ये जो कानून नया लाने की बात की जा रही है इस बिल के द्वारा, तो इस बिल से जो बिजनेस है, जो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारे बिजनेसेस, इन पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो क्या नकारात्मक प्रभाव है, क्या कमियां हैं इस बिल की, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये प्रिजनर्स, जो कैदी हमारी जेलों में बंद हैं, उनकी व्यथा के बारे में बताता है। खासकर कोविड के दौर में क्या स्थिति हुई है उनकी, उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहता हूँ। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी। अब आते हैं आज के एमसीक्यू के ऊपर। वो यह है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किन अमेंडमेंट्स के द्वारा ऐड किया गया है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 74th एंड 75th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 76th अमेंडमेंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर। वो ये है कि द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 ये किस तरीके से बिजनेसेस पे एक रेगुलेटरी बर्डन डालता है, आपको ये 250 शब्दों में बताना है। चलिए आर्टिकल की ओर आते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल की हम बात कर रहे थे। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 ये बिजनेसेस पे कुछ रेगुलेटरी बर्डन्स डालता है, कुछ अनुपालन यहाँ पर जो बिजनेसेस है उन पर ज़रूरी हो जाएगा इस बिल के आने के बाद में। अब बात यह है कि इस बिल के कुछ ग्रे एरियाज़ हैं, उन पर हम बात करते हैं। तो हमारी कंट्री में हमने ये लक्ष्य रखा गया है हमारी सरकार के द्वारा कि हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। एक बड़ी इकोनॉमी बनने का हमारे पास में एक उद्देश्य रखा है हमारी सरकार ने अपने लिए और अपने देशवासियों के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इनका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आज भी अगर हम हमारी इकोनॉमी में देखें तो जो टर्शरी सेक्टर है, जो तृतीय क्षेत्रक है, जिसमें हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, जिनका मेजर पार्ट है ये टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इन पर प्रभाव पड़ेगा इस नए बिल के द्वारा। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नकारात्मक चीज़ें हो सकती है, उन चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। तो सबसे पहली बात की गई है कि सेंट्रल डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनने वाला है, जो कि एक डिस्क्रिशनरी शक्तियाँ दे देगा रेगुलेशन फॉर्मेशन के लिए। नए नए अनुपालन बन सकते हैं जिस अथॉरिटी के द्वारा, और ये अथॉरिटी एक अतिरिक्त भार डाल सकती है इन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाली कंपनियों पर। दूसरी बात कही गई है कि ओवरसीज ट्रांसफर ऑफ डेटा जो है ये कम्प्लीटली प्रतिबंधित किया जाएगा। मतलब हमारे देश का डेटा हमारे देश में, इसे आप बाहर नहीं भेज सकते, 7 समुद्र पार नहीं भेज सकते, जिससे हमारा जो मार्केट है ये ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी से अलग होने की भी शंका है और यहाँ पर एक खतरा हो सकता है। उसके अलावा वनरस कंप्लायंसेस टू बी इम्पोज्ड हैव वेरी लिटिल टू डू विथ डेटा प्रोटेक्शन एट ऑल। तो जो अनुपालन, जो कंप्लायंसेस नए लाए गए हैं, इसका डेटा प्रोटेक्शन से कोई संबंध ही नहीं है। इससे किसी भी तरीके से कोई मौलिक अधिकार यहाँ पर संरक्षित होता ही नहीं, इस आर्टिकल में बताया गया है। उसके अलावा बताया गया है कि एक कंसल्टेटिव रूल मेकिंग प्रोसेस जो है वो नई लाके खड़ी कर दी जाएंगी, जो कि बिजनेसेस के लिए एक भार के रूप में देखा जाएगा। उसके अलावा इस बिल का ऐसा बहुत सारा पार्ट है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के जो स्टैंडर्ड्स है उससे तालमेल नहीं खाते हैं, उससे मेल नहीं खाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरसीज ट्रांसफर ऑफ डेटा प्रीरियर अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। 7 समुद्र पार अगर आपको कोई डेटा भेजना है तो आपको अथॉरिटी की यहाँ पर मंजूरी लेनी होगी, और अथॉरिटी क्रिटिकल डेटा अगर होगा तो इस केस में मंजूरी देगा ही नहीं। अब क्रिटिकल डेटा क्या होगा ये बिल में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, तो अपने आप में ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके अलावा द पॉलिसी टू हैव की पर्सनल पोस्टेड इन इंडिया फॉर फॉरेन कंपनीज ऑल्सो स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट प्रोटेक्शनिज्म। तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफिशियल्स हमारे देश में ऑलरेडी पोस्टेड है, उन्होंने पहले ही सवाल उठा चुके हैं इस बिल के बारे में और अपने कई सजेशंस भी दिए हुए हैं समय समय के हिसाब से। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे हार्डवेयर होंगे
अगर वो हमारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं किए गए हैं तो इनको भी टेस्ट किए जाएंगे, इनकी भी इंटीग्रिटी चेक की जाएंगी। जो कि अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक नकारात्मक प्रभाव के रूप में भी यहाँ पर प्रभाव डालेगा। उसके अलावा बहुत से प्रोविजंस वैसे हैं, बहुत से टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क जो लाया गया है, ये पहले ही मौजूदा व्यवस्था का डुप्लीकेशन है, तो चीज़ों का डुप्लीकेशन बढ़ रहा है, जिससे एक अतिरिक्त भार, अननेसेसरी भार जो है कंपनीज पे पड़ेगा। कंपनीज का देखिए मेन काम होता है बिजनेस करना, कंट्रीब्यूट करना, पैसे कमाना, लोगों को ट्रेन करना, लोगों को नौकरियां देना, ये कुछ मुख्य काम हम कंपनीज के देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर कंप्लायंसेस का पालन करना, वो भी एक लिमिट से ज़्यादा कंप्लायंसेस का पालन करना, कहीं ना कहीं इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग पर ज़रूर यहाँ पर एक अतिरिक्त भार डालेंगी। उसके अलावा टेक्नोलॉजी कंपनी दैट थ्राइव्स ऑन एक्वायरिंग कॉम्पिटिटिव एज विल बी रिलक्टेंट टू शेयर प्रोसेस एंड बिजनेस मॉडल्स। अब यहाँ पर जो अथॉरिटी दे के रखी है, जो यहाँ पर शक्तियाँ, जो फ्रेमवर्क दे के रखा है, इसके माध्यम से बहुत सी कंपनी का से प्रोसेस और बिजनेस मॉडल्स के बारे में भी जानकारी ली जा सकती है, जो कि उस कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, कॉम्पिटिटिव एज लेने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। अपने सबके ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, बिजनेस मॉडल सीक्रेट्स होते हैं। तो इस तरीके से कंपनियों पर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात की गई है कि अगर इस तरीके से ये बिल आता है तो किस तरीके से हमारे बिजनेस जो देश के हैं वो आगे बढ़ पाएंगे। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। तो ये आर्टिकल 2 यंग जेएनयू स्टूडेंट्स के द्वारा लिखे गए हैं। वो सीएए के बाद में, इन्हें प्रोटेस्ट के बाद में जेल होती है, पैंडेमिक के दौर में ये जेल में रहते हैं, जेल की स्थिति देखते हैं, और उसके बाद में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। तो यहाँ पर जो कैदी है उनके अधिकारों की बात इस आर्टिकल में की गई है। साथ ही साथ भारतीय जुडिशरी जो हमारी न्यायपालिका है उसको भी क्रिटिसाइज इस आर्टिकल में किया गया है। तो बताया गया है कि जो थर्ड वेव है इसके बाद में दलित, आदिवासी, मुस्लिम और जो माइनॉरिटी समुदाय है, इनके कई लोगों को जेल में डाला गया है सेकेंड वेव, थर्ड वेव के बाद में। तो जो आज की जो जेल है वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तिहाड़ जेल में सेकेंड वेव के समय की स्थिति देखी, तो तिहाड़ जेल में बहुत सारे जो वार्ड्स है, अधिकतर जो मैक्सिमम वार्ड्स है, ये ओवर क्राउडेड हो गए थे। यहाँ पर काफ़ी स्मॉल सेल्स थे, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप में बहुत कठिन हो गई। और उसी के साथ ही साथ आरटीपीसीआर की जो किट्स थी, इनका सप्लाई भी काफ़ी शॉर्ट था, क्योंकि जिस हिसाब से जितने ज़्यादा लोग थे उसके अनुसार जो आरटीपीसीआर किट्स मिल रही थी ये अपने आप में काफ़ी कम थी। आरटीपीसीआर किट कम मिलने का मतलब है कम टेस्टिंग का मतलब है कम यहाँ पर डिटेक्शन, कम डिटेक्शन का मतलब है यहाँ पे कम लोगों का इलाज होना, डायग्नोसिस होना, जिसके द्वारा लोगों की, यहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं उनकी जान को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हानि हुई है। बहुत लोगों ने अपनी जान भी खोई है। अब बात यह है कि द मिनिमम मैकेनिज्म टू एड्रेस अब्यूज एंड डिस्क्रिमिनेशन बाय प्रिजन स्टाफ। अब इस दौर में जो एक अब्यूज और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है प्रिजन स्टाफ की तरफ से, कोई जाति करता है प्रिजन स्टाफ, तो वो भी अपने आप में खत्म ही हो गया पैंडेमिक के दौर में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जेल ओवर क्राउडेड है, तो अपने आप में ये प्रश्न खड़ा करती है। उसके अलावा तिहाड़ के अलावा मंडोली और रोहिणी जेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 20,000 इनमेट्स थे, जो कि अपने आप में यहाँ पर जो पहले ही एक आंकड़ा रखा गया है कि इतने कैदी चाहिए, इतना स्ट्रेंथ है, उससे कहीं ज्यादा है, 2 गुने 3 गुने तक है ये। उसके बाद में यहाँ पर कि इतना ज़्यादा लोगों की संख्या होने के कारण पैंडेमिक में मैनेजमेंट जो है यहाँ पे पूर्णतः फेल हो गया। उसके अलावा एक और बात जुडिशरी में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया गया है कि जुडिशरी प्रिजनर्स को रिलीफ देने के समय ये देखती है कि उन्होंने जो क्राइम किया है वो कितना सीवियर है, पर पैंडेमिक के दौर में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रिजनर है उसकी एज क्या है, उसे कोई कोमॉर्बिडिटी, उसे कोई पहले से ही मौजूद बीमारी है तो नहीं है कि नहीं है, जिस अगर कोविड होता है तो उससे उसकी स्थिति और बेकार हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान जुडिशरी को देना था, जो कि नहीं दिया गया। उसी के चलते बहुत सारे कैदी जो एनडीपीएस और यूएपीए कानून के अंतर्गत है, नॉन बेलेबल चार्जेस पे है, उन्हें बेल नहीं दी गई और उन्हें इस जेल की स्थिति में उनकी स्थिति और दयनीय हुई। फादर स्टैन स्वामी जो है उनकी डेथ भी इसी तरीके के अनफेयर ट्रीटमेंट के कारण हुई, और अब ये स्थिति जो है वो जीएन साई बाबा जो 90 वर्ष के आयु के हैं उनकी भी यही स्थिति देखने को
मिल रही है। उसके अलावा एनडीपीएस ट्रायल फॉरेन ऑफेंडर हैव डाइड इनसाइड द प्रिजन, बहुत सारे फॉरेन ऑफेंडर्स जो थे जिन पे एनडीपीएस की धारा लगी थी उन्होंने जेलों के अंदर ही अपना दम तोड़ दिया और उनका जो शरीर है वो उनकी फैमिली को भी नहीं मिल पाया। तो अपने आप में यहाँ पे बताया गया है कि जेल जो है ये एक ह्यूमन राइट वायलेशंस का गढ़ बन गए थे और अभी भी स्थिति काफी ज्यादा दयनीय है। जब सारी गवर्नमेंट सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज, सारे हमारे स्टैब्लिशमेंट ऑनलाइन माध्यमों पर चले गए, लेकिन जेल अथॉरिटी ये करने में इतनी सफल नहीं रही। बताया गया कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी का कब्रिस्तान बन गए थे हमारे प्रिजन। अभी भी स्थिति कोई ज्यादा सुधार नहीं है। तो यहाँ पर जरूरी है कि इंडियन जुडिशरी के साथ में जो भारतीय सरकार है वो इस और ध्यान दे और इनमेट्स और जो प्रिजनर्स है उनके अधिकारों पर भी ध्यान दे, खासकर जो अंडर ट्रायल है। क्योंकि हमारे देश की अगर जेलों की बात करें तो यहाँ पे करीब 70% जो प्रिजनर्स है ये अंडर ट्रायल है। मतलब इनमें से बहुत सारे प्रिजनर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कल को जाके निर्दोष साबित हो। तो उन्होंने किस चीज की सजा भोगी है एक लोकतंत्र में, एक वेलफेयर स्टेट में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न इस आर्टिकल में उठाया गया है। तो चलिए आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ ऑफ सिखो।